हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो जेएसएससी का जो क्विक रिवीजन बैच जो चल रहा है उसमें हम लोग भारत की जो भी भाषाएं हैं उनके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग सांस्कृतिक भाषाओं के बारे में देखते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, भारत की शास्त्रीय भाषाएं, भारत की शास्त्रीय भाषाएं, इसमें भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है, किस तरीके से शास्त्रीय भाषाओं का विकास हुआ। तो भारतीय भाषाओं की प्राचीनतम साहित्यिक परंपरा का संरक्षण व संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो किस लिए कि जो हमारे प्राचीन भारतीय साहित्यिक परंपरा है उसको कंजर्व करने के लिए हम लोग उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। इस तरीके से प्राकृतिक संरक्षण करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क बनाते हैं, ठीक है, या रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत हम लोग रामसर साइट्स घोषित करते हैं। उसी तरीके से भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में हम लोग दर्जा देकर हमारे जो प्राचीन साहित्यिक परंपरा है उसको कंजर्व करने का, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्तमान में भारत की कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है? 6 भाषाओं को। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो पहला ही क्वेश्चन आपका बन गया, कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कब कब दर्जा दिया गया है ये देख लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले तमिल भाषा को दिया गया। तमिल भाषा को कब दिया गया? 2004 में। तमिल भाषा को सबसे पहले 4 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से संस्कृत को 2005 में। याद रखिएगा, सबसे पहले किसको दिया गया था? तमिल को। सबसे पहले तमिल को दिया गया, उसके बाद संस्कृत को। तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008। तेलुगु 2008। अगर हम लोग इसको मैप पे देख लें तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग मैप पे। देखिए, सबसे पहले तमिल को दिया गया, यानी तमिलनाडु वाला क्षेत्र में। देखिए, तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पे तमिल को सबसे पहले दिया गया। तमिल को कब दिया गया? 2004 में दिया गया। तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा। और तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया? 2004 में दिया गया। अब आपका क्या है? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा को आप पूरा तरीका से देखिए, पूरा तरीका से, पूरा भारत में ही संस्कृत भाषा बोला जाता है। तो इसको कब दे दिया गया? 2005 में। यानी कि संस्कृत को कब दिया गया? 2005 में दिया गया। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? तेलुगु। देखिए, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया में। देखिए, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। तेलुगु कब दिया गया? 2008 में दिया गया। कब दिया गया? 2008 में, ठीक है। तो तमिल सबसे पहले एक नंबर पे कौन दिया गया? तमिल को। 2 नंबर पे संस्कृत को। तीसरा नंबर पे आपका तेलुगु को दिया गया। तेलुगु को कब दिया गया? 2008 में दिया गया। उसी तरीके से देखिए, आपका तेलुगु हो गया, आपका अगला हो गया वो कन्नड़। कन्नड़ को भी 2008 में। अब देखिए, कर्नाटका वाला जो एरिया है, ये कर्नाटका, यानी 4 यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे कन्नड़ को 2008 में दिया गया। कन्नड़ को 2008 में दिया गया। कन्नड़ हो गया। अब आपका मलयालम। मलयालम देखिए, यहाँ पे ये मलयालम, यहाँ पे क्या दिया गया है? तो यहाँ पे मलयालम हो गया आपका, ठीक है। केरला में मलयालम को दिया गया। मलयालम को कब दिया गया? 2013 में दिया गया। 2013 में दिया गया। उसी तरीके से अगर हम लोग उड़िया को देखें तो 2014 में उड़िया, यहाँ पे आपका उड़िया हो गया, उड़ीसा, ठीक है। तो उड़िया को दिया गया, कब दिया गया? 2014 में दिया गया। तो यहाँ पे 6 भाषाओं को दिया गया आपका, ठीक है। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, फिर मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में दिया गया।
देखिए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए भारत सरकार किन किन मानकों का निर्धारण करती है, किन मानकों पे ये बोला जाता है कि ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या हुआ आपका कि उस भाषा का आरंभिक जो ग्रंथ है ना, उनका इतिहास पुराना होना चाहिए, यानी 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया हो गया आपका। तो पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि उसका लिखित आरंभिक ग्रंथों में इतिहास में कितना साल पुराना होना चाहिए, 1500 से 2000 ईस्वी पुराना होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ आपका, उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। ये आपका 2 हो गया। अब देखिए, अगर शास्त्रीय जो सांस्कृतिक भाषा मिल गया आपका, ठीक है, यानी कि जो भी भाषा का हो गया उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया आपका, तो शास्त्रीय भाषा का उसका लाभ क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, तो संबंधित भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों को ना प्रतिवर्ष 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का व्यवस्था करेगा। 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, जो जितना भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन लोगों को दिया जाएगा। तो पहला आपका क्राइटेरिया यही पूरा होता है। दूसरा क्राइटेरिया हो गया, उस भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया जाएगा, उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया जाएगा, यानी कि एक संग्रहालय बनाया जाएगा। तो संग्रहालय बनाया जाएगा, तो उसके उत्कृष्ट केंद्र का आपका स्थापना किया जाएगा। तीसरा क्या हुआ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा, खैर अब तो यूजीसी को खत्म कर दिया गया, देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के से आग्रह कर प्रारंभिक तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित भाषा की विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित शोधार्थियों के लिए शास्त्रीय भाषा का कुछ सीटें आरक्षित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से शास्त्रीय भाषा परिवार का जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है उसके रिजर्व कैसे करेंगे, कैसा, सबसे पहले उसका लाभ क्या हुआ देख लिए। दर्जा प्राप्त करने के लिए 1500 से 2000 वर्ष पुराना वो उसका भाषा होना चाहिए, एक अपना मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। अगला हो गया आपका कि कौन कौन सा, तो तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तो आपका तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में भाषा का दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम लोग दोनों चीज देख लिए, भाषा और शास्त्रीय भाषा, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यूट्यूब पे जाकर देखें, आप लोग को ये सब मिलेगा। और साथ ही साथ नागपुरी का भी ये स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा हम लोग कोर्स कंप्लीट कर सके, जितना ज्यादा रिवीजन हो सके हम लोग के लिए बेस्ट है। तो आप लोग को पता है, एक चीज और आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोगों को पता है कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जेएसएससी सीजीएल का स्टार्ट हो चुका है टेस्ट। ठीक है, वहां पे डाल्टनगंज में गुरुकुल विजन एकेडमी। ठीक है, आबादगंज में आपका सेंटर है, आबादगंज में सेंटर है आपका। ठीक है, वहीं अगर हम लोग देखें इसी टेस्ट को अगर रांची में आपको लेना है, रांची में आपको कंडक्ट करना है, तो आपको फोकस लाइब्रेरी है, फोकस लाइब्रेरी है रातू रोड में, रातू रोड अमरूद बागान। ठीक है, अमरूद बागान, मालती साहू नियर मालती साहू हॉस्पिटल। ठीक है, जो पुराना जो रिलायंस प्लेस था ना, वहां उसी जस्ट उसके बगल में जो गली है वहीं पे है। तो रांची में आप लोग फोकस लाइब्रेरी में कांटेक्ट करके आप लोग टेस्ट ले सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको स्टडी मटेरियल चाहे वो ले सकते हैं। और डाल्टनगंज में जो आप जान ही रहे, डाल्टनगंज में
आप डाल्टनगंज में आपका गुरुकुल VN एकेडमी है आबादगंज में, आप यहाँ पे आके कांटेक्ट करें, या जो दिया हुआ नंबर है हम लोग का, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं, या जो भी क्वेरीज है आप लोग ले सकते हैं। तो जो भी क्वेरीज है उसका जो भी आपको पूछना है आप लोग कॉल करके पूछें। अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो आप टेस्ट सीरीज लें, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके फ्रेंड आप करें, अपना अपनी तैयारी को पुख्ता तरीका से एकदम बहुत अच्छा से मजबूती के मतलब मजबूती के स्टेज पे ले जाए, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ाई कीजिए, जल्दी से दूसरा वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है।